सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का जो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसका VVI क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बिना समय गंवाए। जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने किन अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जो अर्थव्यवस्था मतलब कि जो अर्थव्यवस्था को अपनाया था वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का वितरण क्रेताओं की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्रेताओं शक्ति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है, इनमें से कौन है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य विशेषता जो है उत्पत्ति के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण थे। तो ब्रिटिश शासन के समय भारतीय कृषि की जो उत्पादकता स्तर था उसका जो कारण था वो बाबू लोग बताते चले कि जो भी इसमें दिया हुआ सिंचाई सुविधा का अभाव था, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग किया जाता था और प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, मतलब ये तीनों का कमी था। ठीक है, आगे दिया हुआ कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिलें प्रायः देश के यहाँ पे खाली स्थान में अवस्थित थे। तो स्वतंत्रता से पहले सूती कपड़ा के जो मिल था वो कहाँ पे स्थित था। तो बाबू लोग बताते चले कि पश्चिमी क्षेत्र में अवेलेबल था। कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ क्वेश्चन कहता है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के नियम का दायित्व किन का है। तो भारत में वित्तीय क्षेत्र का जो नियमन जो है उसका दायित्व जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है बैंक की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा कितनी प्रतिशत कर दी गई है। तो बैंकों में पूंजी में विदेशी भागीदारी की जो सीमा रखा गया है, बाउंड्री रखा गया है, वो है आपका 74%। ठीक है, 74%। आगे दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर सुधार नहीं है। तो कौन सा कर सुधार नहीं है, तो बताते चले कि ऑप्शन नंबर सी, धन का अवमूल्यन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि वस्तु एवं सेवा पर अधिनियम कानून कब पारित किया गया। तो वस्तु एवं सेवा पर अधिनियम पारित, जिसको हम लोग GST कहते हैं, ये कब लाया गया था। तो बताते चले कि ये 2016 में लाया गया था। ठीक है, 2016 में GST को लाया गया है। चलिए आगे देखिए। दिया हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो लिखा गया है रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि औपनिवेशिक शासनकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो भारत के विदेशी व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा था वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि औपनिवेशिक शासनकाल की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो औपनिवेशिक शासनकाल की एक विशेषता जो है इनमें से आपका हस्तकला तथा शिल्पकला का पतन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया हुआ कहता है कि स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया। तो किस वर्ष शुरू किया गया, तो बाबू लोग बताते चले कि ये जो शुरू किया गया था वो 1869 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे दिया हुआ कहता है कि किस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भूस्वामी
के संकेंद्र को कम करना था। तो क्या था, कौन सा सही होगा, तो बताते चले कि भूस्वामी का निर्धारण, ठीक है, उसका जो मतलब कि निर्धारित किया गया था उसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ है, कहता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों का लाभ सबसे पहले किस फसल को मिला। तो ये जो फसल जो मिला हुआ था वो गेहूं के ऊपर सबसे पहले मिला हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ जिसको हम लोग अपना भाषा में डंकल बोलते हैं ना, तो पहला सबसे पहले उसके ऊपर किया गया था गेहूं को। आगे दिया हुआ हरित क्रांति के पहले चरण 1965 से 1975 में HYV बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा था। तो किन राज्यों तक सीमित रहा था, तो ये बताते चले आपको कि ये पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है इसके बीच में ही सीमित रह गया था। जो ये 3 राज्य है ना ऑप्शन नंबर सी में, इसी के बीच रह गया था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन है, कहता है कि हरित क्रांति, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का मुख्य जोखिम क्या था। तो हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का मुख्य जोखिम ये था कि छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखिए कि किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर कृषि आगतों की पूर्ति की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर कृषि आगतों को पूर्ति किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू लोग कृषि सहायकी, ठीक है, कृषि सहायकी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है। तो आर्थिक नियोजन का समझिए बात क्या है, कि आर्थिक नियोजन का अभिप्राय है कि किसी देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय अवधि में आर्थिक विकास, विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करता है, उसी को आर्थिक नियोजन कहा गया है। मतलब कि आर्थिक नियोजन का अभिप्राय है कि किसी देश के संसाधनों का ध्यान में रखते हुए निश्चित अवधि के लिए सभी चीज को बंटवारा करना, कि किस तरह से विकास करना है, कैसे इसको हम लोग लेके चलेंगे, मॉडिफाई करेंगे, इसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत को उच्च मृत्यु दर का सामना क्यों करना पड़ता था। तो स्वतंत्रता से पहले भारत में उच्च मृत्यु दर इसलिए होता था क्योंकि औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी, ठीक है। जिस समय औपनिवेशिक शासनकाल, जो बाहरी स्वतंत्रता से पहले जो यहाँ पे शासन करते थे, उनके समय में भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी था। जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकताओं जैसे घर आदि से वंचित था, एक बहुत बड़ा भाग उसके पास घर नहीं था, ठीक है। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे, जैसे महिला साक्षरता दर नगण्य, मात्र 7% था कि महिलाओं पढ़ी लिखी होती थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश आबादी को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, जिससे अक्सर व्यापक जन हानि होती थी। उस समय शिशु मृत्यु दर लगभग 220 प्रति हजार था, मतलब 1000 में से 220 बच्चे मर जाते थे, जो कि काफ़ी अत्यधिक था। इन कारणों से स्वतंत्रता पूर्व भारत को उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो कुल मिला के बात हम लोग को समझ में आया कि ना तो उस समय एजुकेशन था, ना उस समय किसी के पास अच्छा शेल्टर था, मतलब कि घर था, और ना उस समय अधिकांश आबादी के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं था, तो ठीक है। इसीलिए और उस समय मृत्यु दर जो था वो हाईएस्ट था, ठीक है। इसीलिए ये जो है स्वतंत्रता से प्राप्त पहले जो है मृत्यु दर सबसे हाईएस्ट रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय महिलाएं के पास जो साक्षरता दर था वो मात्र 7% था, ठीक है। तो यही मेन रीजन था, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे वीवीआई प्रश्न देखे, लॉन्ग का भी देखे, और हम लोग एमसीक्यू तो देख ही रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लिए हैं।
तो बाबू लोग वीडियो का ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट जो आएगा और तीसरा पार्ट नहीं तीसरा पार्ट, वो मतलब कि आपका 2 बुक है तो ये फर्स्ट बुक का वो सेकंड बुक का रहेगा, ठीक है। और जो चौथा पार्ट होगा उसमें मिक्सिंग रहेगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखे हैं तो और भी जो वीडियो आएगा उसको लास्ट तक देखिएगा। और उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो दोस्तों के पास चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, वो भी, ताकि इसका आनंद उठा पाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।